ठीक है, तो हमने सिलेबस में कल देखा था कि हमको जो प्रीलिम्स में आता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हमको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए बेसिकली, उसमें एग्जामिनर ये टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके 35 में से बिल्कुल पक्के हैं कि ये आने ही आने। ठीक है, इसको करने के लिए हमको लेकिन कुछ पहले नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं तो हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, कुछ आइडिया है? डिजिट्स हमारे पास कितने होते हैं? 0 to 9 होते हैं। कितने होते हैं, काउंट करो एक बार। 10 डिजिट्स। ठीक है, इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये नंबर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकते हैं, ट्रिपल डिजिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर मैं एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक यहाँ पे सपोज मैं अपना अगर नंबर लिखता हूं, ठीक, इसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिट्स प्लेस। क्या बोलूंगा? अभी आज जो हम पढ़ेंगे उसका रेलेवेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स। ऐसे फिर यहाँ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, ऐसे। अच्छा, हमारे इंडियन सिस्टम में 10 लाख फिर 1 करोड़ आता है। ठीक है, तो हाउ मेनी मिलियंस इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स? एग्जैक्टली, तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख, है ना। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हो गया क्या, इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाउ मेनी बिलियंस या 1 बिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़? 1 बिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़? नहीं, 100 करोड़। ठीक, 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। ठीक, तो ये हमको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी डिफरेंस बेसिकली हमारे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, आया यहाँ तक बात समझ में? ठीक, तो बेसिकली जब आप फिगर्स देखोगे ना, जैसे बात होती है कि इकोनॉमी हमारी इंडियन 3 ट्रिलियन या कोई कंपनी की वैल्यूएशन है 22 बिलियन डॉलर कंपनी, तो बिलियन मतलब 100 करोड़, मतलब वो 2200 करोड़ की कंपनी है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अब मैं आता हूं, थोड़ा सा देख के, है ना, कुछ कॉपी पेन। अच्छा, ठीक है, चलो, तो यहां तक बात समझ में आई। अब मैं अगर बात करूं तो हम आते हैं किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है, एटाइमोलॉजी पे जाएं। रियल मतलब जो रियल में है, रियल में है इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो अभी बताऊंगा। और इमेजिनरी मतलब जो रियल में नहीं है। अब रियल में है ये कैसे बताऊंगा मैं, उसके लिए क्या होता है, एक हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, हमारे पास नंबर लाइन होती है, यहाँ सेंटर में क्या होता है, 0, यहां हम आगे जाएंगे तो 1, 2, 3 और यहाँ पे इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो -1, -2 एंड minus infinity. So all those numbers which can be shown on this line, which can be shown on this number line are what, real numbers. ऐसे सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं वो सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आप बताना कि रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 102 रियल नंबर होगा? होगा प्रफुल, आपके हिसाब से होगा। मैं बोलूं -3580, क्या ये रियल नंबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि माइनस में यहाँ कहीं आ सकता है। फिर अगर मैं बात करूं 0.75 माइनस का रियल नंबर होगा? क्यों नहीं होगा? ठीक है, डेसिमल में है तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एक पार्ट किया, मैं इसको भी तो सब डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं ये माइनस, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस है मतलब इस साइड होगा, 0.75 मतलब यहाँ कहीं लाया करेगा। शो तो कर पा रहा हूँ मैं,
ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मैंने बोला 3/2, क्या ये रियल नंबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि जैसे यहाँ पे 0.75 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 तो जैसे नेगेटिव में 0.75 था, ये पॉजिटिव में क्या है, तो 1.5 एग्जैक्टली कहाँ लाया करेगा, इन दोनों के बीच में। तो हम शो कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा। मैंने बोला √3, क्या √3 रियल नंबर होगा? हाँ, क्यों होगा? क्योंकि √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 1.732, वो भी हम यहाँ कहीं ये भी लाया करेगा। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्या, रियल नंबर्स। तो फिर बचे क्या, इमेजिनरी नंबर। तो हम इमेजिनरी नंबर को बेसिकली जो भी नंबर्स इस फॉर्म में आ जाए, a प्लस माइनस आयोटा b, ये जो आयोटा होता है ये रूट के अंदर -1 होता है, ठीक है। इसलिए हमने देखो रूट के अंदर माइनस वैल्यू कभी भी नहीं मानी जाती, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इमेजिनरी। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि जहां पे भी ये आयोटा आ जाए, बेसिकली जो i बराबर क्या होता है, रूट के अंदर -1, ठीक है। तो बेसिकली i² बराबर क्या हो गया, -1, है ना। तो जहां पे भी ये आयोटा आ जाए वो क्या होंगे, सारे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और दीज नंबर्स कैन नॉट बी शोन ऑन दिस लाइन। आया समझ में? a प्लस माइनस आयोटा भी इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक, लिख लो ये। तो रियल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, ऑल दोज नंबर्स, लिख लीजिए, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन, which can be shown on the number line are real numbers, ठीक। and all those which cannot be shown are imaginary, and all those which cannot be shown are imaginary, ठीक। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, आज की क्लास का एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, लेकिन नंबर्स और मैथ्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको मालूम होना चाहिए। कल को जाके हमको प्राइम नंबर्स, रैशनल कुछ उससे रिलेटेड चीजें आए तो हम वहां पे भी सॉल्व कर पाएं, ठीक है। और ये सारी चीजों का एप्लीकेशन भी बहुत होता है। सपोज हम कुछ यहाँ पे एक नंबर आया हमारा, ये उसके बाद फैक्टराइज नहीं होगा, मतलब ये प्राइम नंबर होगा तो हमारा आंसर वही होगा, उसका मल्टीपल नहीं होगा या उसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात समझ में आई चीजें? तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डेवलप होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ। अब रियल नंबर्स के अंदर हम सब क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन भैया क्या होगा, ऑड नंबर्स, ठीक। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5, है ना। विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इसका डेफिनेशन है क्या, विच आर नॉट डिविजिबल बाय, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो बच गया क्या, इवन, ठीक है। तो विच आर डिविजिबल बाय 2, ये क्या होंगे, इवन नंबर्स। आया समझ में? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर मैं आऊं, ये लिख लो अगर लिखना है तो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद अगर मैं आऊं तो फिर क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स, हम इटाइमोलॉजी पे जाएं तो नंबर्स दैट कैन बी यूज्ड टू काउंट थिंग्स इन नेचर, फॉर एग्जांपल 1 पेन, ठीक है, 1 टेबल, 1 चेयर। तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी यूज, जो ऐसे नंबर जो नेचर में जो जितनी भी चीजें उनको काउंट करने के लिए यूज होते हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बताओ जीरो नेचुरल नंबर होगा? देयर इज नो सच थिंग एज जीरो थिंग, ईदर इट इज प्रेजेंट और नॉट देयर, ईदर इट इज देयर एंड नॉट देयर। तो इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो जीरो छोड़ के मेरे जितने भी होंगे 1 2 3 और ये कहां तक, इंफिनिटी तक, ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेरा क्या आएगा, होल नंबर्स, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो भी कर देता हूं और यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन आपका आएगा प्राइम नंबर्स। क्या आएगा, प्राइम नंबर्स। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं
तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 7 किस किस से डिविजिबल है? 1 से है और 7 खुद से है ना। तो ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1 आर प्राइम नंबर्स। ऐसे सारे नंबर जो खुद से डिविजिबल हैं और किससे हैं? 1 से। ये डेफिनेशन लिखो प्राइम नंबर्स की। ऑल दोज नंबर्स, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1 आर व्हाट? प्राइम नंबर्स। ठीक, आ जाओ, आ जाओ। हाँ बैठिए। पीछे एक बार देखिएगा, कैमरा लगा हुआ है। हाँ मतलब देख कर बैठिए, बस ट्राइपॉड गिरे ना। ठीक, एक मैं छोटा सा री इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास है, तो हम थोड़ा सा एक नंबर्स के बारे में जान रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन जान रहे हैं, है ना। नंबर्स क्या क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होता है? रियल नंबर। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर ऐसे सारे नंबर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, है ना। तो नंबर लाइन क्या होगी? ये हमने नंबर लाइन खींच दी, यहाँ पे ये 0 रहेगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -1 -2 एंड सो फोर्थ। ठीक, तो ऐसे सारे नंबर्स जो हम इस पे शो कर सकते हैं वो क्या होंगे? रियल। और इस पे शो नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का एक बेसिक फॉर्म क्या होता है? a प्लस माइनस आई। ये आई जो है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयोटा। तो जहां पे भी ये आयोटा आ जाएगा वो क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, अब ये रियल नंबर्स के अंदर भी हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑड नंबर्स। ऑड ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 1 3 5 7, आगे बताओ बताओ, 9, वेरी गुड, 13, है ना। इवन नंबर्स के एग्जांपल बताओ, 2 4 6 8, जो 2 से बेसिकली डिविजिबल है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे सारे नंबर्स जो हमको नेचर में जितनी भी थिंग्स है उसको काउंट करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 1 2 3, और ये कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। ये किसका सिंबल होता है? इंफिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0। उसमें अगर हम 0 भी ऐड कर दें, यहाँ पे 0 नहीं था ना, तो 0 को भी अगर ऐड कर दें तो ये क्या मिल जाएंगे? होल नंबर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के लिए मैं ये पूरा मिटा रहा हूं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली? क्या लिखी, एक बार रिपीट करो। आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिविजिबल हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम सारे प्राइम नंबर को, ठीक है, सारे प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? 6n प्लस माइनस 1। वहां पे n कहां से स्टार्ट होगा? n फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी। हाँ, एक चीज मैंने गलत बोल दी, सारे को नहीं, एक्सेप्ट 2 and 3, इसके बाद जो भी हैं, है ना, वो उस सारे प्राइम नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6n प्लस माइनस 1। अभी बताऊंगा। एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ। अब मुझे ये बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 1। आपके हिसाब से? आपके हिसाब से? आपके हिसाब से? एक बार डेफिनेशन पढ़ो सब लोग फिर से। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, डेफिनेशन में ही आंसर है। ऐसे सारे नंबर्स, है ना, जो खुद से और 1 से डिविजिबल है। और सबसे छोटा नंबर बताओ क्या होगा? 1। सबके हिसाब से 1। ठीक है, 1 इज नाइदर कंसिडर्ड एज नॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके एक से ज्यादा
मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें तो 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, तो इसके बाद क्या हुआ 2। अब 2 इवन है ऑड है, इवन है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम, फिर नेक्स्ट प्राइम, हाँ 3 होगा ना। सबसे पहला प्राइम क्या होगा 2, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वेरी गुड, फिर 11 बढ़िया, 14 ठीक है, एंड सो फोर्थ, ठीक। क्या मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बताना ये नंबर्स देख के सही बोल रहा हूं कि गलत। अगर मैं बोलूं इस दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, ट्रू और फॉल्स? ये सामने लिखा है आंसर, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 आ गया। अब एक और बात, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, इसके बाद दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है, ऑड, है ना। तो एक्सेप्ट 2, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। आया समझ में? तो अगर आपसे ये मतलब ये पूछा जाए कि एक इकलौता इवन प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? 2। ये बात समझ में आई? ठीक। अब मैं यहां पे था, तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं प्राइम नंबर्स को एक्सेप्ट 2 एंड 3 मैं प्राइम नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक टेबल बना लेते हैं अपन छोटा सा, यहां करेंगे 6n+1, यहां करेंगे 6n-1, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखिए, n की वैल्यू 1 रखिए, यहां क्या आएगा 6 टाइम्स 1 प्लस 1 क्या आएगा 7, यहां पे क्या आएगा 6 इंटू 1 -1 क्या आएगा 5। क्या ये दोनों प्राइम नंबर आए? बोलो हाँ या ना, आए ना, ठीक है। मैंने n की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, यहां पे रखो 6 2 जा 12 प्लस 1, यहां पे क्या आएगा 6 2 जा 12 -1 आया प्राइम नंबर। n की वैल्यू 3 रखेंगे, यहां पे 18 प्लस 1 क्या आएगा, यहां पे रखेंगे तो यहां पे 17 आ रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। n की वैल्यू 4 रखिए, 6 4 जा 24 प्लस 1, 6 4 जा 24 -1, हाँ मैं अब यहीं पे आने वाला था, ठीक है। यहां पे ये नंबर क्या आ गया, क्या बोला मैंने, 25 आ गया। 25 क्या प्राइम नंबर होगा? प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देखो क्या है, ऐसे सारे नंबर्स जो जो खुद से डिविजिबल हैं या फिर 1 से, लेकिन यहां पे क्या आ गया 25। तो अब मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनो, सारे प्राइम नंबर्स को मैं तो या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन इस फॉर्म से जो भी आंसर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि प्राइम है। बेस्ट एग्जांपल, ये समझ में आया कि सारे प्राइम नंबर्स या तो इस फॉर्म के होंगे या तो, लेकिन इनसे जो नंबर्स आ रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर्स हो। ये समझ में आया? क्योंकि यहां पे कितना आ गया 25, ये बात क्लियर हुई? आया समझ में? लेकिन हमारा हर प्राइम नंबर्स इस फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, कोई भी दुनिया का प्राइम नंबर उठा लो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना, लिख लो ये। तो इसके लिए एक डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ मैं लिखवाऊंगा ना, अभी मैं आपको एक्चुअली एक पीडीएफ भी दूंगा जिसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सारी चीजें रहेंगी, जैसे 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, ये सब चीजें भी होंगी, है ना। तो आप ये सब टेंशन मत लीजिए, वो तो बस ये क्लास के दौरान अभी आप लिखते चलिए, आपको पीडीएफ में सारा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो आप यहां तक लिख लिया, नीचे लिख लीजिए ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+-1। ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+-1 वेयर n इक्वल्स टू where n = 1, 2, 3, infinite, ठीक। 6n+-1, ठीक है। आया समझ में?
वेयर n इक्वल्स टू, ये लिख लिया। अब नीचे एक नोट करके लिखो, ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1, all those numbers which are in the form of 6n plus minus 1। आपका नाम क्या है? सेजल। आपका मीडियम इंग्लिश चलेगा कि मतलब हिंदी भी बताते चलो? चलेगा ना, बस इसी चैप्टर में है जो भी है, बाकी फिर उतना वो नहीं है, मतलब है ना। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंग्लिश अच्छा रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। आया समझ में? तो वो तो आपको करना ही है, तो क्यों नहीं। और हमारा स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारा स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो हम क्यों नहीं करें, है ना। ठीक है, तो ये लिख लिया तुम लोगों ने? कहां तक लिखा अभी एक बार फिर से बताओ। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस आर नॉट ऑलवेज प्राइम, आर नॉट ऑलवेज प्राइम। ठीक है, आर नॉट ऑलवेज प्राइम। और जहां पे ये 25 आया था वहां पे स्टार मार्क कर देना, क्योंकि नोट में भी आपने स्टार मार्क किया होगा, है ना। ये उसका एग्जाम्पल है। आया समझ में? ठीक। अब अगर कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? ठीक है, क्या चेक करेंगे? कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर बोलो जो लगता है तुमको कि प्राइम होगा, उसको चेक करते हैं। चलो सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 17 सबको मालूम है प्राइम नंबर है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? 17 से नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, क्या होगा? 16 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, किसका स्क्वायर हुआ वो? 4 का स्क्वायर। अब 4 इंक्लूडिंग 4 और उससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है सारे लिख दो। क्या क्या हो गए? 2 और क्या 4 प्राइम नंबर है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसको डिवाइड करके देखो, क्या ये 2 से जाएगा? क्या ये 3 से जाएगा? 3 की टेबल में 17 आता है, 18 आता है। तो अगर ये दोनों से नहीं गया तो ये प्राइम नंबर होगा। अगर इसमें से किसी से भी चला गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। आया समझ में? प्रोसेस समझ में आई? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा। वो क्या था? यहाँ पे 4 स्क्वायर बराबर 16। तो 4 और 4 से नीचे हमने सारे क्या लिख दिए? प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब हमने एक एक की डिविजिबिलिटी देख ली इससे। जैसे हमने 2 से देख लिया, हमने 3 से देख लिया। 4 से नीचे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होंगे, क्या क्या होंगे? 2 एंड 3। और हमने डिविजिबिलिटी देख ली, ये दोनों से नहीं गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 या 3 से डिवाइड हो जाता तो प्राइम नंबर नहीं होता। यही समझ में? अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और बड़ा नंबर आप लोग सोचिए, रैंडमली कुछ भी बोलो। 97। ठीक है, 97 के आसपास का सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जो इससे छोटा हो? 81। बढ़िया। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। अब 9 और 9 से नीचे के सारे प्राइम नंबर्स बताओ, सबसे छोटा क्या होगा? 2। फिर 5 एंड 7। इसके बाद होंगे क्या प्राइम नंबर्स? नहीं। अब इसकी डिविजिबिलिटी देखो, यहां से ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। अभी मैं डिविजिबिलिटी पे भी आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो ये किसी से भी नहीं जा रहा है, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर ये किसी से भी डिवाइड हो जाता तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इतना बड़ा तो आएगा नहीं, है ना, और चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मैक्सिमम 3 डिजिट तक में भी जा सकते हो। जैसे 167 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो 167 क्या होगा? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो आप इंक्लूडिंग 12 इससे नीचे के सारे प्राइम नंबर्स लिख दो। क्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद और कोई होंगे? अब इससे डिविजिबिलिटी देखो, 2 से जाएगा, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 7 से, और 11 से भी नहीं जा रहा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक, आया समझ में? तो ये लिख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसके पास का सबसे परफेक्ट स्क्वायर और उससे छोटा। ठीक है, हाउ टू फाइंड, हेडिंग डाल दो, हाउ टू फाइंड ए
हाउ टू फाइंड ए नंबर प्राइम और नॉट। ठीक, थोड़ा सा अपन एक्टिव रहेंगे क्लास में, है ना, थोड़ा सा हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, तभी हम अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या करोगे कि फाइंड द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द नियरेस्ट एंड स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर, है ना, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर। देन राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिलो दैट नंबर, है ना, एंड चेक डिविजिबिलिटी, बोलो आ गया। इफ द नंबर divides by any one of them, if the number gets divided by any one of them, then it's not a prime number, else it's a prime number। ठीक, चलो, तो हमको ये प्राइम नंबर समझ में आ गया क्या होता है। तो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखो, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इस पे। अगर मैं एसएससी का पढ़ा रहा होता तो इस पे मैं बहुत सारे सवाल बना सकता था। ठीक है, मतलब एसएससी में आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन बैंक में इसका कोई काम नहीं है। बस एक नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका यूज देखना, आगे चल के हर चीज का होगा। यहाँ पे प्राइम नंबर्स हमें कई बार चेक करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कई बार कुछ सॉल्यूशंस में कुछ उसमें हमको देखना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो क्या आता है, रैशनल एंड इररेशनल। ठीक, क्या आता है, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, P अपॉन Q, वेयर P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। अभी मैंने इंटीजर नहीं बताया, मैं इंटीजर बता देता हूं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये जितने भी परफेक्ट नंबर होते हैं ये सारे क्या होंगे, इंटीजर। ऐसी नेगेटिव में भी। ठीक है, तो ये -1 भी क्या होगा, इंटीजर। अगर मैं बोलूं 1.1 ये इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो जिसमें भी डेसिमल नहीं आ रहा है, जो परफेक्ट नंबर है वो क्या होंगे। अब 0 भी इंटीजर होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये सारों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट इसको इंटीजर बोलते हैं। आया समझ में, ये ना ही पॉजिटिव माना जाता है ना ही नेगेटिव, लेकिन ये इंटीजर होता है। आया समझ में। अब यहां पे आते हैं हम वापस कि अगर मैं P अपॉन Q की बात करूं तो P और Q क्या होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल्स टू 0। आया समझ में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, क्या 2/3 रैशनल नंबर होगा, बोलो। एक प्रफुल, आपके हिसाब से सिजिल, आपके हिसाब से होगा 4 या 2, 523 होगा आपके हिसाब से, क्यों, जो होने वाले हैं वो बताएं क्यों। अपॉन में 1, एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या, अपॉन में 1। ठीक है, क्या ये 0 है और ये दोनों इंटीजर है, तो हमारी जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्यों नहीं होगा प्राइम रैशनल नंबर। आया समझ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं √2, क्या ये रैशनल होगा, होगा, क्यों होगा, ठीक है, यही गलती करते हो। ये क्या इंटीजर है, 1.4 आ गया, तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तुमने यहाँ पे सोच तो लिया कि ये अपॉन 1 होगा, यही सोचा ना, इसको 1.414 कर दिया, चलो, तो क्या ये इंटीजर आया। और वैसे भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज अ इररेशनल नंबर, और इररेशनल नंबर में भी क्या होता है कि बहुत मतलब इररेशनल के अंदर होता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब इररेशनल नंबर सारे क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समथिंग ये 1.414 नहीं होता, इसको करोगे तो ये मतलब अनएंडिंग यहाँ पे नंबर्स आएंगे, है ना, जो खत्म नहीं होंगे, जो कि रिकरिंग नहीं होंगे। रिकरिंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 212121, तो ये देखो ये रिकर कर रहे हैं 2121 के पेयर में, तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि 414141 या 414414, यहाँ पे कुछ और ही नंबर्स आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये नेवर एंडिंग है। आया समझ गए, ये इन्फिनाइट तक कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, नंबर जा रहे हैं। तो जितने भी इररेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में, रैश क्या नहीं, अलग अलग है। नॉन रिकरिंग मतलब ये रिकर नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे 21, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं लिख दूं 0.31427998, इसमें कुछ एक पैटर्न बन रहा है क्या, और मैं यहाँ डैश 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 भी बना दूं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और नॉन रिकरिंग है, इसमें कोई भी एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, नहीं। तो ये सारे क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, आया समझ में। अभी पहले हम वापस इस पे आते हैं, रैशनल पे, अभी इसको छोड़ मैं अलग से लिखवाऊंगा अभी। तो ये समझ में आया, √2 रैशनल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, इररेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे ये जो √2 है, क्या ये इंटीजर है, नहीं है, है ना। अब जैसे मैंने आपको ये बताया रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर हो सकते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, 3/4 को जब करोगे तो ये परफेक्टली डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0.75, ये खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं इसमें बोल दूं रिकरिंग, क्या बोल दूं, रिकरिंग, जैसे क्या 2/3, जब इसको डिवाइड करोगे या इसको टर्मिनेटिंग की जगह पहले ये समझ लो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो जैसे ये क्या हो गया 2/3, ये रैशनल नंबर होगा, है ना, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, और इसको जब करोगे तो 0.66666 ये चलता जा रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। आया समझ में, और इन सब के कॉम्बिनेशंस भी, मतलब कोई टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, आया समझ में, कोई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, लेकिन जहां पे भी ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इररेशनल में। आया समझ में, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स लिख लो। आप पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखो, पहले हेडिंग डालो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स डाला, उसमें लिखो ऑल दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q, which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0, where p and q are integers and q not equals to 0, p upon q, where p and q are integers या belongs to integer and q not equals to 0। तो irrational नीचे लिख लो all those numbers which cannot be written in the form of this। ठीक है, all those numbers which cannot be written in the form of p upon q are, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। ठीक, irrational का एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिया, क्या √2, क्या हो जाएगा √3। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब होमवर्क है आपके लिए, ये सोच के आना, क्या हम पाई समझते हो, पाई 10th क्लास में पढ़ा था, पाई को हम रैशनल के अंदर रखेंगे कि इररेशनल के अंदर। ठीक, ये सोच के आना घर से अगली क्लास में। ठीक, ये होमवर्क है, ये लिख लो एक जगह ऊपर डाल के होमवर्क, क्या हम पाई को रैशनल के अंदर क्लासिफाई करेंगे कि इररेशनल के अंदर। ठीक है, जो डेफिनेशन पे जा रहे हो, जो हम मैंने लिखवाई है उसको स्टैंडर्ड मानना और उसके हिसाब से सोचना। ठीक, मिटा दूं ये,
आप लोगों के और कोई दोस्त वगैरह भी हो तो लेकर आइएगा, ज़्यादा बेहतर और कंपटीशन मिलेगा, है ना। सब ऐप डाउनलोड करिएगा, मतलब अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम क्लास के दौरान ही यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा जैसी सिंप्लीफिकेशन एंड होने को होगा तो हम यहाँ से प्रैक्टिस मॉक की चालू कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। मैम भी आपको ऐप में प्रैक्टिस, इंग्लिश का एक दिन लगेगा अभी, वो मैं अभी आपको टाइम टेबल बता दूंगा। एक्चुअली पहले अभी टाइम ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि क्या होगा, नहीं अब मैं आज बैठ के टाइम टेबल एक बना लूंगा, क्योंकि मेरी सुबह भी क्लास रहती है, जैसे आज भी सुबह थी मेरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ करूँगी, मतलब अच्छा हाँ, टाइमिंग ना अब फाइनली एक बार लास्ट बार चेंज कर रहे हैं, कुछ दिक्कत हो गई थी तो हमने क्या डिसाइड किया है, 1 to 3 सबके लिए परफेक्ट रहेगा, 1 to 3 चलेगा। तो 1 PM to 3 PM हमारी क्लास लगेगी, ठीक है। संडेज अभी ऑफ है, लेकिन आने वाले समय में हम संडे को भी क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 6 days चलेगा, मंडे टू सैटरडे। चलो नेक्स्ट हम आते हैं फ्रैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसको हम वही या तो P/Q या पे इसमें मैं नाम चेंज कर देता हूं, इसको बोल लूंगा A/B, ठीक है। जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B, वेयर A एंड B आर होल नंबर्स, ठीक है, एंड B नॉट इक्वल्स टू 0। आया समझ में। ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, A/, बोलो B, वेयर A एंड B आर होल नंबर्स। क्या क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स एंड 0, बट 0 B कभी भी 0 नहीं हो सकता। यार आया बात समझ में, ठीक है। अब ये हम फ्रैक्शंस पे थे। अब फ्रैक्शंस में 3 सब डिविजन्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, एक होता है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा ही आएगा, ठीक। पहले हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो जो ये ऊपर वाला रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। एग्जाम्पल 3/4। देखो क्या ये बड़ा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/3। आया समझ में, यहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर के। और मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि ये 1/3। आया समझ में। तो क्या सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होंगे और सारे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, सोचो एक बार। क्या सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होंगे या सारे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, पीछे सेजल आप बताओ। ये डेफिनेशन समझ में आई क्या। प्रॉपर की मैंने क्या बोली, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 3/4। मैंने क्या बोला, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब 4/3, और मिक्स मतलब जैसे 1/3, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो 3 × 1 + 1 क्या आएगा, ये आएगा 4/3। अब मेरा ये कहना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी होते हैं वो सारे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिखे जा सकते हैं, हाँ लिखे जा सकते हैं। क्या सारे मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, सारे होंगे, है ना, क्योंकि ये भी हम यही तो है, अल्टीमेटली वाइस वर्सा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, ये जो जैसे 1/3 है, हम ये जो करते हैं 1 × 1 + 1, मतलब 3 × 1 + 1, इसका मतलब होता है 1 + 1/3। ये जो इस 1/3 है ना, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में 1 + 1/3। तो देखो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 3, और 3 × 1 होता है और +1 होता है। देखो वही चीज कर रहे थे तो उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था कि 3 × 1 + 1,
आया समझ में? लेकिन इसका एप्लीकेशन जबरदस्त है। पहले ये लिख लो, फिर मैं एक बताता हूं। ये लिख लो, फ्रैक्शंस। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस का देखो, सिंप्लीफिकेशन में क्या करेगा आपको, वो ऐसे सवाल देगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 4 1/3 प्लस 7 2/3 माइनस 5 1/3, है ना? या ऐसे अभी समझो माइनस क्या किया 5। ठीक है, अब ये बोलेगा कि इसका आंसर बताओ। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 12 प्लस 1 13/3, फिर इसको करेंगे 21 प्लस 2, और यहाँ पे हम -5 करेंगे। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 13 प्लस 23 माइनस 15, 25 में से 15 घटाओ, बचा कितना 10, और 10 इसमें जोड़ दो, मतलब फाइनल आंसर क्या बचा 23/3। अब देखो इसको करना कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 प्लस, सॉरी मैंने एक कुछ गलती की क्या, 15 ये हो गया 2/3 एंड 1/3, ये तो वो नहीं आएगा। पहली बात तो क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 13, अच्छा ये 25 नहीं, इट्स 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 36, 36 माइनस 15 करो, पहले 10 घटाओ 36 में से 26, और फिर 6 घटा दो, कहाँ पहुंचे 21/3, ये कितना आया, है ना? ये इंटीजर आएगा, वही मैंने सोचा कि इसमें फ्रैक्शन कैसे आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 प्लस 1/3, बोलो हाँ या ना। इसका क्या मतलब है 7 प्लस 2/3, और इसका मतलब क्या है -5 का 5। अब क्या मैं ये कर सकता हूं कि पहले मैं इंटीजर इंटीजर जोड़ दूं, कितना हुआ 4 प्लस 7, देखो मैं यहां पे भी कर सकता हूं, कर पा रहा हूं ना? तो जब भी ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, इंटीजर इंटीजर जोड़ देना है, जो भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन है ना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ 4 प्लस क्या होगा 11 होगा, 11 माइनस 5 करो, कितना आएगा 6। बच गया हमारे पास क्या 1/3 और 2/3। अब ये अंडरस्टैंड करो, ये जो 1/3 है इसका मतलब ये है 3 पार्ट में से कितना हिस्सा 1, और यहाँ इसका मतलब है 3 पार्ट में से कितना हिस्सा 2। तो टोटल हमारे पास ऊपर कितने हिस्से बन गए 3, कितने में से बन गए 3/3, मतलब ये मिला के क्या बना दिया आंसर। इसका एप्लीकेशन ये है, आया समझ में? हाँ, सर ये तभी कर सकते हैं ना जब डिनोमिनेटर्स सेम हो, मतलब ये by 3 ये मैंने एक बताया नहीं, अपन हर चीज में कर सकते हैं। अभी पहले ये समझ लिया, इसके बाद अगर मैं ये भी कर दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने सपोज ये बोला 21 1/4 प्लस 20 1/5 प्लस 15 1 बाय मान लो 20 कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया ऐसे। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड कर देना। 21 और 20 कितना हुआ 41, 41 और 15 कितना हुआ 56 हुआ, 41 और 15 56। अभी मैं एडिशन सिखाऊंगा आपको, अभी टेंशन मत लो, कितना हुआ 56। अब बच गया क्या ब्रैकेट में प्लस 1/4 प्लस 1/20। बस अब इनको अलग से ऐड कर दो, ये कितना हो गया एलसीएम 20। तो यहाँ कितना 5 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, ये 5 4 9 और 1 कितना बन गया 10। तो ये 1/2 बन गया, तो मतलब फाइनल आंसर 56 1/2। आया समझ में इसका एप्लीकेशन? ठीक, तो ये लिख लो। वो पुराना वाला लिखना था, एक बार फिर से लिख दूं वाला मिक्स और वाला, सर ये लास्ट में आपने क्या बताया, ये वाला देखो, यहाँ पे 1/4 बच गया था, यहाँ पे एलसीएम हो गया, एलसीएम मेरा 10/20 बचा, कट के क्या बना 1/2। तो कुल मिला के ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ये बना है 56 प्लस 1/2। तो जब मैं 1 प्लस 1/3 या 1/3 को ऐसा लिख पा रहा था 1 प्लस 1/3, इसको मैं 56 1/2 नहीं लिख सकता, यही तो है ना? यहाँ पे हम फॉरवर्ड जा रहे थे तो यहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं, है ना? आया समझ में?
ये बात समझ में आई? तो हमको ऐसे केसेस में क्या करना है, सबसे पहले इंटीजर इंटीजर जोड़ देना है, जो बच गए उसको फिर हमें फाइनल ऐड कर देना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे मैं 1/4 की जगह यहाँ पे कर देता 3/4। ठीक है, अब देखो फिर से मेरा बेस सेम हो गया है ना, तो ये मिलके 1 + 3 मिलके क्या बना देंगे 4, और ये 4/4 मिलके क्या बना देंगे 1। आया समझ में? इसको अंडरस्टैंड ऐसे करना है आपको कि यहाँ पे आपने 4 में से एक हिस्सा ले लिया और यहाँ पे आपने 4 में से 3 हिस्से ले लिए, तो टोटल आपने हिस्से कितने ले लिए, कितने में से, तो मतलब आपने पूरा ही ले लिया बेसिकली। अगर आपने 4 के 4 हिस्से ले लिए मतलब पूरा ही ले लिया, मतलब 1 यूनिट ये पूरा ले लिया। आया समझ में? तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आगे बहुत काम आएगी। आया समझ में? ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है कि ये 1/4 है, इसका मतलब हम 1 हिस्सा ले रहे हैं आउट ऑफ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने इसको 4 इक्वल खंडों में बांटा है ना, उसमें से मैंने बोला कि ये जो शेडेड रीजन है कितना पार्ट है टोटल स्क्वायर का, तो टोटल मेरे पास कितने पार्ट है 4, उसमें से मुझे एक ही पार्ट लेना है, तो ये है 1/4। आया समझे? मतलब शेडेड वाला क्या है, एक ही है, और टोटल कितने 4। ये बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो, ये हो गया। ठीक, तो ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन में कई और मिक्स्ड ही फ्रैक्शन आते हैं, उसमें नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं आते, मिक्स फ्रैक्शन ही आएंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारा एक बेसिक जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी टेबल पे। ठीक है, हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल के तहत हम क्या देखेंगे, अगर कोई भी नंबर हमारे पास है तो अगर हमें ये देखना है कि वो 72 से कैसे डिविजिबल है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, 72 तक तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम 72 को 9 और 8 में तोड़ सकते हैं। अगर नंबर 9 और 8 से दोनों में डिविजिबल हो गया तो क्या वो 72 से डिविजिबल होगा? बोलो हाँ या ना। होगा ना, क्योंकि हम 72 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 8 इंटू, तो अगर नंबर 8 से भी डिविजिबल हो जाए, साइमल्टेनियसली किससे भी डिविजिबल हो जाए, तो हम क्या उसको डायरेक्ट 72 से काट सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, एक काम करते हैं, मैं अपना यहाँ पे नंबर लिख देता हूं फिर से। हम इस नंबर को हर नंबर से चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसका रूल अप्लाई करके यहाँ एक टेबल बना लें आप लोग, यहाँ लिखें नंबर और यहाँ लिखें क्या रूल, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है ना। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक नंबर 1, क्या हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, और यहाँ पे चेक। ठीक, सबसे उसके बाद क्या 2 से क्या होना चाहिए, हमारा जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इस केस में क्या है 7, तो यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट है ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 2, है ना, 2 और मल्टीपल ऑफ 2। बेसिकली यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट शुड बी 2 और इट्स मल्टीपल। आया समझ में? जैसे यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 7, क्या 7 2 से डिविजिबल है? बोलो हाँ या ना। तो क्या ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा? आपको समझ में आ रहा है सीधे? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता सपोज, तो क्या ये नंबर डिविजिबल हो जाता? ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 से क्या होता है, जो हमारा डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब पहली बात तो ये समझते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम क्या होता है, ये जितने भी डिजिट्स हैं इन सबका जोड़, इन सबका सम। यहाँ पे 7 + 6 कितना हुआ, 7 और 6 13, 13 + 1 14 + 0 14 + 0 14, 14 + 1 15 + 4 19 + 3 बार 0 19, और 19 + 7 कितना हुआ
अब क्या ये 26 3 की टेबल में आता है? अगर डिविजिबल बाय 3 है मतलब 3 की टेबल में आना चाहिए, नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? अब मैं करता हूं क्या, 4 की बात। 4 में आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं यहां पे क्या है, 0 और 7, तो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, या तो डिविजिबल बाय 4 हो जाए और लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 0 0। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे क्या है 0 7, 0 7 यहां पे डिविजिबल बाय 4 है क्या? 0 8 होता तो हो जाता, 0 6 होता तो नहीं, ठीक है। तो ये नंबर फिलहाल 4 से डिविजिबल नहीं है। या फिर यहां पे क्या हो जाए, या तो आखिरी में डबल 0 आ जाए, या फिर आखिरी के 2 डिजिट उठा के किससे डिवाइड करके देखो, 4 से, ठीक है। तो यहां पे क्या मेरा 7 था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 की बात करूं तो क्या डिविजिबल बाय 4 होगा? 1004 डिविजिबल बाय 4 होगा, 1056 डिविजिबल बाय 4 होगा। हमें क्या देखना, आखिरी के 2 डिजिट, यहां पे क्या है 56। अब 56 को देखो क्या हम 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। आया समझ में? तो हमको इसको रूल को ऐसे लगाना है। अब बात करते हैं किसकी, 5 की। तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब इस नंबर की बात करें, क्या ये डिविजिबल बाय 5 है? क्योंकि लास्ट में क्या है, क्या 0 है, क्या 5 है, तो मतलब ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ये लिख लो, फिर इसके आगे के नंबर्स करेंगे। कल भी हमारी क्वांट्स की क्लास ही रहेगी और कल मैं आपको पूरा टाइम टेबल भी बता दूंगा कि हम कैसे कैसे आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये टेबल और नीचे जाएगी अभी, मतलब नीचे जगह छोड़ना है ना, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सबका हो जाए तो एक बार बता देना। हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6। अब 6 का मैं ऑलरेडी रूल बता चुका हूं इनडायरेक्टली, आप लोग खुद सोच के बताओ क्या होगा रूल। 2 और 3 से डिविजिबल, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली, है ना। 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 6 जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, 2 एंड 3 से। तो नंबर शुड बी 2 एंड 3 बोथ, ये बात ध्यान रखना, बोथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 2 से हो जाए और 3 से नहीं हो रहा है तो फिर नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 16 ले लेता हूं, ठीक, 16 इज डिविजिबल बाय बट नॉट डिविजिबल बाय 3, 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह 18 ले लूं, 18 इज डिविजिबल बाय 2 है, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6, 3 टाइम्स। आया समझ में? तो हमको दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करते हैं, 2 से डिविजिबिलिटी एक बार आप सब रिपीट करिए, क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। यहां पे क्या है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। क्या यहाँ पे 26 डिविजिबल बाय 3 है, तो मतलब ये नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 6 नहीं है। आया समझ में? 7 का ज्यादा बेहतर है रूल याद करने से कि एक समय पे जब हमारा डिविजिबिलिटी हो जाएगा तो हम डायरेक्ट 7 को डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है 350 या 371 आपको डिवाइड करना है ना बाय 7, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक फिलोसफी, मतलब बेसिक वो तरीका बता देता हूँ 7 से डिवाइड का। या तो सबसे बेहतर है कि भैया इसको डिवाइड कर लो,
कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे 21 बचेगा 3। ये बात समझ में आई क्या? क्या लेकिन मैं इसको 7 के एक ऐसे मल्टीपल के आसपास तोड़ता हूं जो जिसको मैं जब ऐड करूं तो वो दोनों 7 के मल्टीपल हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 350 प्लस 21 सोच सकता हूं। ये 371 को मैंने ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा? 350 प्लस, अब ये गया 5 टाइम्स मतलब 50 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, तो 50 एंड 3 मेरा आंसर क्या गया? 53। तो ये डिवीजन का एक तरीका है, आप ये हर चीज में लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ जाए 156/12, अब 12 का ऐसा मल्टीपल जो इसके आसपास है क्या होता है? 144। अरे 156 खुद ही 12 से डिविजिबल है मैं 7 कर देता हूं, ठीक है, कर दिया। अब 156 टाइम्स चला जाएगा, है ना, मतलब 12 कितने टाइम्स चला जाएगा? 13 टाइम्स इज 156। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1, मतलब ये इज नॉट डिविजिबल बाय 12। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 56 कर दूं तो ये 13 टाइम्स कंप्लीटली चला जाएगा। अब इसको सोचना कैसे? इसको सोचना ऐसे है, 120 प्लस 36, ये गया 10 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। भाई इसको डिवाइड बाय 12, ये डिवाइड बाय 12, तो ये गया कितना? और ये गया 3, तो ये कितना हो गया? 30। आया समझ में? तो ये हम जितना चीजों को तोड़ेंगे उतना हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगी। ये सबसे बेसिक रूल होता है कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट का। हमको चीजों को तोड़ना आना चाहिए, हम जितना बेहतर तरीके से तोड़ पाएंगे उतना अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए मैंने कल आपको बोला था, अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो आज जाके कर लेना। आप क्या करना, 30 तक के क्या याद करना? स्क्वायर। मैं आपको एक बता देता हूं, देखो आप ना एक काम करना, एक पेपर लेना, यहां लिखना नंबर, यहां लिखना स्क्वायर और यहां लिखना क्या? क्यूब। आपने 1 से चालू किया तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड क्यूब इज ऑल्सो 1। 2 से स्टार्ट किया, 2 का 4 और यहाँ पे 8। आपने 3 से किया, यहाँ पे 9 और 27। आपने 4 से किया, यहाँ पे 16 एंड 64। और ऐसे जाके आपको कहाँ तक जाना है? 30 तक। यहाँ जाना है स्क्वायर्स में, क्यूब में जाना है आपको 20 तक, है ना। और आपको 1 to 20 अप टू 20 टेबल्स याद होनी चाहिए। अप टू 20 क्या होनी चाहिए? आया समझ में? तो आप लोगों के लिए आज ये होमवर्क रहेगा, आप लोग ये पेपर में लिख के आप लोग जहां पे भी पढ़ते हो, अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो आपको जो मैं डेस्क अलॉट करूंगा आप उस पर चिपका लेना सामने। मतलब इसको कुछ दिन के लिए रामायण समझ लेना कि सबसे पहले उठते ही हमको ये देखना है, उसके बाद हमें कुछ काम करना है। समझ गए? ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हम वापस, हमने 7 को स्किप किया है, हम 8 पे आते हैं। ठीक, 8 के लिए एक बार 4 से याद करो। 4 में हम क्या कर रहे थे? 8 में 3 नंबर थे। हाँ एग्जैक्टली, हम 4 में क्या कर रहे थे? लास्ट के 2 डिजिट्स ले रहे थे, या वो क्या होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? और लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? 0 0 0। आया समझ में? जैसे 1000, क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? बिल्कुल है। 1008, तो हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट, क्या 008 8 से डिविजिबल है? बोलो हाँ या ना। मैंने बोल लिया 1576, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे? 576 उठा के किससे डिवाइड करके देखेंगे? 8 से। ठीक है, अब फिर वही तरीका, 8 से या तो फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या 8 इंटू 7, कितना? 8 7 का कितना होता है? 56 होता है। तो अगर मैं इसको 7 ऐसा तोड़ दूं, क्या सॉरी ऐसा तोड़ दूं तो चलेगा? देखो मैंने यहाँ पे 56 ही क्यों लिया, क्योंकि 8 सत्ते क्या होता है? 56, और इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना चला गया? 70 टाइम्स, ये चला गया 2 टाइम्स, तो मेरा कितना आ गया? मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। आया समझ में? ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? या तो डिविजिबल बाय 8, और लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? 0 0 0। आया समझ में? ठीक है, 9 पे आते हैं। 9 में क्या करते हैं? जैसे हम डिजिटल सन 3 में डिवाइड बाय मतलब डिविजिबल बाय 3 कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा? डिजिटल जो सम होगा वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 9। ठीक, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 9।
ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। मतलब आप इसको ऑप्शंस एलिमेंट, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि 9 का डिजिटल सम का जो एप्लीकेशन है वो इतना वाइड है कि आप चुटकियों में आंसर टिक कर सकते हो देख के क्वेश्चन, ठीक है, इतना वाइड है। तो अभी फिलहाल इतना अंडरस्टैंड करो कि डिजिटल जो सम है वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर देखते हैं, ये मेरा 8 से था क्या, पहले ये वाला नंबर 8 से था, मैं 8 की बात कर रहा हूं, अभी मैंने वहां पे टिक नहीं किया ना, मैं 8 की बात कर रहा हूं। इतना देखो, 8 में क्या रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 0 0 हो जाए या फिर, अब क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है, नहीं। अब 9 पे आते हैं, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो यहां पे क्या है डिजिटल सम, बोलो हाँ या ना, 26 है, तो क्या ये डिविजिबल बाय 9 है, 27 होता तो हो जाता, तो मैं यहां पे क्रॉस कर दूंगा, ठीक। आया समझ में? 10 सबको मालूम होगा, बोलो हाँ या ना, क्या होगा 10 का रूल, लास्ट में डिजिट क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है, ये लिख लो। अभी भी टेबल एंड मत करना, इसके बाद चीजें और है, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर हुई, ठीक। अब हम आते हैं किस पे, 11 पे। देखो जब भी कल वाली क्लास में आओगे ना, कल 1 बजे से रहेगी, और ये अब हमारा फाइनल टाइमिंग रहेगा, हम इसे अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल सारे बच्चे नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने टाइम थोड़ा सा वो हो गया था। अब हम 1 से 3 ही क्लास लगाएंगे। और दूसरी बात, आप कल जब आओगे तो हमने आज जो भी पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करके आओगे, ठीक है, पूरा रिवाइज करके आओगे, और साथ ही साथ मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, वो प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक। अब आते हैं किस पे, 11 पे। 11 पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स माइनस सम ऑफ लेफ्ट ओवर वंस शुड बी डिविजिबल बाय 11, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, शुड बी 0 ऐसा समझो, या फिर शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसको पहले एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक नंबर है 1331, ठीक है, हमें इसको चेक करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब यहां पढ़ो क्या बोला, सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स माइनस सम ऑफ लेफ्ट ओवर शुड भी क्या होना चाहिए, 0 या फिर डिविजिबल बाय 11। अब कैसे करना है, ऑल्टरनेट मतलब हमें पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे यहाँ पे क्या है 1 में हमें क्या ऐड कर देना है 3, इसके बाद कुछ है क्या, तो यहाँ पे हमारा 1 + 3 कितना हो गया 4, इसमें से जो छूट गए वो क्या छूट गए 3 एंड इन दोनों का सम भी क्या होगा 4, क्या ये 0 आया, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल 176, इसको देखो यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करो, 6 + 1 क्या होगा 7, माइनस बचा कितना 7, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय है 11 है, ठीक है। आया समझ में? तो ये इसकी वो होती है। अब इसी को मैं 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ इस ट्रिक को, पहले ये समझ गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिख लेना, शुभ्रा इधर देख लो पहले, मैं ये जो मैंने ट्रिक बताई कि भैया ऑल्टरनेट नंबर्स का सम माइनस जो लेफ्ट ओवर हो गए उनका सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमेशा जो बीच में नंबर्स रहेंगे वो इन सब के सम रहेंगे ऑल्टरनेट वालों के? 0 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए? क्या यहाँ पे 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11? आया समझ में? 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो भी लेफ्ट ओवर बच रहे हैं वो बाकी दोनों का जोड़ होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम माइनस लेफ्ट ओवर्स का सम शुड भी क्या होना चाहिए, या 11, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो भी नंबर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है 16 × 11, तो ये जो भी नंबर आएगा
इसमें जो शुरुआत और आखिरी का जो नंबर होगा उसका जोड़ और इसमें से जो माइनस करेंगे उसका जोड़ सेम होना चाहिए, तभी तो वो माइनस माइनस करके 0 आएगा। समझ में नहीं आ रहा? इसको देखो फिर से एक बार समझाता हूं। मैंने अगर ये बोला कि सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था 6 + 1 माइनस जो बच गया क्या 7, ये क्या होना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो मैं अब इसी ट्रिक को रिवर्स यूज करूंगा। अब कैसे यूज करूंगा पहले बता देता हूं फिर समझा दूंगा। तो मुझे क्या करना है 1 और 6 को ऐसे लिख देना है, क्योंकि यहां शुरुआत में क्या था 1, आखिरी में क्या था 6, और इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, तभी तो ये 1 + 6 - 7 0 बनेगा। तो इसी को मैंने रिवर्स यूज कर दिया। आया समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं 24 × 11, तो क्या करोगे, यहां 2 यहां 4 और 2 + 4 6, दैट्स इट आंसर। ठीक, अगर मुझे किसी भी नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों नंबर्स को पहले एज इट इज लिख दूंगा, बीच में उन दोनों का क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, सम। ठीक, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे करता हूं 57 × 11, ठीक है। अब मैंने क्या किया 57 और 11, तो फिर वही करूंगा, देखो यहां पे 5 और यहां पे 7। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 12। फंस गए, फंसे? तो भैया ठीक है, तो 2 तो लिखोगे, यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1 चला जाएगा 627। रूल अभी भी लगा लो, 6 और 7 कितना बनेगा 13, 13 - 2 11, हो गया डिविजिबल बाय 11। भाई जब मैंने यहाँ पे 12 किया तो 1 कैरी फॉरवर्ड भी तो जाएगा। जब हम एडिशन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया 121 प्लस, या यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो 4, 1 कैरी फॉरवर्ड जाता है। सेम केस मैंने यहाँ पे किया, क्या 5 और 7 तो लिखा, फिर 5 और 7 का जोड़ क्या होता है 12, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आंसर। बोलो हाँ या ना? ठीक, अब अगर ये तो थी 2 डिजिट, सपोज मैंने बोल दिया 121 × 11, इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ गया, यहाँ पे क्या है 11 है, इसके लिए क्या करोगे, फिर वही चीज, यहाँ पे क्या है 1, तो हमने ये 1 एज इट इज लिख दिया। फिर 1 + 2 कितना होगा, फिर 2 + 1 कितना होगा, और ये बाकी बचा क्या 1, आंसर। ठीक है, क्योंकि हमको जो ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है वो उसको या तो 0 लाना है या फिर 11 का मल्टीपल लाना है, इसलिए इसको यहां पे ये ऐड करते जाएंगे। आया समझ में? जैसे मैंने बोला 543 × 11, कैसे करोगे, 3 से स्टार्ट करो, यहां पे क्या 3, 4 + 3 7, 4 + 5 और बाकी 5 का 5, ये आंसर। पीछे सेजल आया समझ में? ये कैलकुलेशन का सबसे पहला रूल जो हमको इंप्रूव करना है ना, यही सेम मैंने लिख दिया 1331 × 11। सबसे पहले क्या लिखोगे 1, फिर 3 + 1, 3 + 3 4 and 1, आंसर। ठीक है, 5 डिजिट में भी ऐसे करोगे, 6 डिजिट में भी ऐसे करोगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, रूल हर चीज में लागू होगा। यहां पे भी देख लो, अगर तुम 3 + 9 कर रहे हो कितना हो रहा है 12, और 5 और 7 -12 कर रहे हो 0 आ रहा है, आ रहा है। इसमें भी देखो 1 + 6 + 1 कितना आ रहा है 8, बाकी बच गए क्या 4 and 4, आ गया 0। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब इसके बाद याद करने की जरूरत है नहीं। सपोज अगर 12 आ गया, सपोज मुझे डिविजिबिलिटी बाय 12 देखना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, 12 को मैं 3 और 4 में तोड़ सकता हूं, 3 और 4 का रूल मैं बता चुका हूं, है ना। आपको 56 आ गया, तो आप क्या करोगे 8 और 7, ठीक है, 7 से अलग से करके देख लेंगे, 8 से देख लेंगे। आया समझ में?
ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक मैजिकल नंबर होता है, मतलब 3 नंबर्स होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे मैजिकल नंबर बनता है। क्या होते हैं? 7, 11 और 13। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 101। अब इसको किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो जैसे, तो ये नंबर्स क्या होंगे? 352, 352 नंबर्स एज इट इज रिपीट होते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। पर ये समझ में आया मुझे आपको 11 से मल्टीप्लीकेशन? बोलो हाँ या ना। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया? ठीक है, आप अलग से एक बॉक्स बना के लिख लो मैजिकल नंबर 1001। ठीक है, ये मिटा दूं? लिख लो, आराम से लिख लो, फिर बताना तो मिटा दूंगा। बोलो, लिख लिया सबने? मिटा दूं? देखो, आप अलग से एक बॉक्स बनाइए और लिखिए मैजिकल नंबर 1001। Basically, it's a product of 7, 11 and 13. 1001 is a product of 7, 11 and 13. So when you multiply any 3-digit number with this, है ना, for example this, या कुछ और नंबर ले लो 251, तो नंबर विल रिपीट एज इट इज। ठीक, अब ये ऐसा सवाल तो आएगा नहीं डायरेक्ट कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, लेकिन सवाल ऐसा आएगा कि एक कोई नंबर है, उसको मुझे कहीं पे 7 से काटना होगा या 11 से काटना होगा, तो मुझे ये देख के समझ में आएगा कि चूंकि ये 3 डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो इट विल बी डिविजिबल बाय व्हाट? 7, 11 और 13। आया समझ में? ये हमको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना हमारा काफी था। हम अब एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, चूंकि मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स करके आओगे, तो स्क्वायर्स निकालने की मैं आज ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक, और आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो आप होमवर्क लिखोगे अप टू 30 स्क्वायर्स, वो उसी ट्रिक से लिखोगे करके। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। चलो, हमने देखा था, अगर हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो हमको याद होने चाहिए। ठीक है, अप टू 30 बिल्कुल रट लेना, है ना, जैसे बचपन में करते थे ना कि रट लिया, किसी ने बोला तुरंत उगल दिया, बिल्कुल वैसे ही याद होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी नंबर का करना है, क्या? 54 का स्क्वायर करना है, तो मुझे ना 3 प्लेसेस बनानी है। ठीक, यहां पे मैंने 4 का स्क्वायर क्या लिख दिया? ठीक है, मेरा यहाँ 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने ये बी स्क्वायर, बेसिकली ये बी स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये ए स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट किया, बच गया मेरा क्या? 2ab। तो 5 × 4 इज व्हाट? 20, और इसका 2 टाइम्स मतलब कितना? 40। अब आपको क्या करना है? यहां से आपको ये 6 उठाना है, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे कितना हुआ? 41, फिर से 1 बचा, कैरी फॉरवर्ड कितना? 4, आंसर 2916। समझ गए? इसको प्रैक्टिस में लेके आना है।
हालांकि मैं आपको और ट्रिक्स बताऊंगा अभी कि अगर 50 के आसपास का नंबर है तो उसको और कैसे निकाल सकते हैं और फास्ट, लेकिन अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, देखो जो भी नंबर 50 के पास होता है तो ये हमको ये देखना रहता है 50 से कितना ज्यादा या कम है। जैसे ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 कम है, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर लिख दिया और हमने 25 में 4 ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक और ट्रिक है, लेकिन ये जो ट्रिक है ये 50 से आसपास के नंबर पे लगेगा, मतलब इसकी रेंज अगर हम बोलूं तो 26 टू 75 तक, 74 तक। ठीक है, लेकिन ये जो है ये यूनिवर्सल मेथड है। कल को जाके अगर आपको 113 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया, किसी क्वेश्चन में यूज हो गया, तो आप कैसे करोगे? है ना, इसी मेथड से करोगे। आया समझ में? ठीक, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करके आपको जो भी स्क्वायर्स लिखने हैं वो आप लिखोगे। एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर बोलो। ठीक, 46। मैंने क्या किया यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या? 36। 4 का स्क्वायर इज 16। 4 6 24, 24 का 2 गुना। ठीक, अब उसके बाद 6 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे कितना? 1 5 कैरी फॉरवर्ड, आंसर। अच्छा, इसमें नेसेसरी है ना सर कि मतलब 2ab बीच में रहे? हाँ, ठीक है, अल्टीमेटली हमको ऐड ही करना है तो हम इसी फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, ये जो अभी मैंने एक और ट्रिक बताई जो 50 के आसपास की, फिर से देख लो। अभी जब हमारा 54 था तो 50 से ज्यादा था तो हम 25 में ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? 50 से कम है तो 25 में कम करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कितना कम है? 50 से 4 कम है, तो हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया और 25 में से 4 घटा दो, आंसर। आया समझ में? है ना? तो ये हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा ये वाली मेथड, लेकिन अभी आपको ये अंडरस्टैंड करके आना है और इसकी प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है, आने वाले सेशंस में ये भी बताऊंगा, नियर 100 भी बताऊंगा। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, नियर 50 के लिए वर्क करेगा ये वाला, हाँ ये नियर 50 के लिए वर्क करेगा। ठीक, आया समझ में? बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। अगर कोई नंबर एंडिंग विथ 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे। तो अभी तो हम शुरुआत की कुछ क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट पे ही रखेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, हम एडिशन सीखेंगे, इवन हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, हम डिवीजन सीखेंगे। तो अभी आज के लिए चूंकि मैंने आपको होमवर्क ये दिया है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब करके आना है, तो आपको इस मेथड से आपको वो सारे स्क्वायर्स लिखना है और यही 3 स्टेप में लिखना है। ऐसे मत करना कि मतलब बढ़िया तरीके से ये लिख रहे हो फिर ए के नीचे ऐसा एरो बना के, मतलब ये नहीं करना, हमको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और हमको डायरेक्ट उसमें अपना जो शीट है उसमें मतलब एक कॉपी ले लेना, साइड में ये करते जाना, उसमें फाइनल आंसर लिखते जाना। ठीक, ठीक है, तो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग जा सकते हैं। ठीक लगी क्लास? ठीक है, तो कल हम और इसी को और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और अपना बेस बनाएंगे। कल हम इंडाइसिस देखेंगे, सर्ट्स देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह में बहुत काम आती है। ठीक है।